हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने आपके लिए एक यूजीसी नेट किया पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, दैट इज पेपर 2 आपका पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है और ये है आपका लेक्चर नंबर 71। यस, इस सीरीज में ऑलरेडी 70 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने जो फर्स्ट 4 यूनिट है दैट इज आपका पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, ये चारों हमने यूनिट्स कवर कर ली हैं। और अभी हमारा चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, ये लेक्चर आपको लाइव आना चाहिए था, बट मैं आपको पता है कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई और मैं ये नहीं चाहती थी कि आपकी आज की भी क्लास मिस हो जाए। तो इंटरनेट थोड़ा इश्यू चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइव, जब मुझे 5-10 मिनट लगेगा तो मैं उसमें अपलोड कर दूंगी, तो आपको डेली लेक्चर हो जाएगा। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद। ठीक है, और उसके अलावा फेमिनिस्ट थ्योरी। ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी यानी कि आपका क्या बोलते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, बिकॉज फेमिनिस्ट थ्योरी आपका फेमिनिज्म, नारीवाद हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी में करा हुआ है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये भी करूंगी कि आप वो लेक्चर भी देख लीजिए, इसी सीरीज में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ अगर मैं लिबरलिज्म की बात करूं तो वो आप पॉलिटिकल थ्योरी वाला लेक्चर, और अभी हमारा कल आई थिंक 2 लेक्चर पहले हमारा हुआ है न्यू आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म। ठीक है, ये तीनों थ्योरी पे बात हुई है, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तभी आपको नव उदारवाद या फिर नव यथार्थवाद पता चलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लिंक है, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का भी लिंक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज है और हमारे जो नोट्स हैं वो आप खरीद लीजिएगा, बिकॉज उससे आपका जो प्रिपरेशन है बहुत स्मूथ हो जाएगी और इकट्ठे आप 10 यूनिट की तैयारी कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था 3 दिन पहले, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि यार देखो, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो स्टेट्स हैं, जो आपके एक रादर देन नेशनल, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरा हमारे नेशन के लिए, आपका पूरा हमारा जो इंडिया है उसके लिए पॉलिसी बनाई गई है, उसकी सरकार होगी। लेकिन इंटरनेशनल मतलब यही जो नेशन है, यही जो कंट्रीज हैं, इनके आपस में संबंध क्या है, और आपस में संबंध भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां इंटरनेशनल रिलेशन में अनार्की है। अब अनार्की, अराजकता का मतलब मैंने आपको बोला था कि ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर अंतरराष्ट्रीय कोई ट्रीटी नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, कानून नहीं है, ये सब मतलब नहीं होता। ठीक है, अराजकता का मतलब होता है कि ये सब होते हुए भी आपका लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ी दिक्कत क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल चाहे कोई ट्रीटी आ जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, चाहे कन्वेंशन आ जाए, चाहे कोई भी प्रिंसिपल्स आ जाए, हम कितनी भी ट्रीटी टाइम साइन कर ले, लेकिन सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है स्टेट सोवरेनिटी, यानी कि आपका राज्य की संप्रभुता। ठीक है, राज्य की संप्रभुता अगर ऐसा है कि सबसे ऊपर है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि राज्य पे कोई भी बंदिश नहीं लगा सकता कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। वो जो भी चीज डिसाइड कर रहे हैं वो अपनी फ्री विल के हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने कानून के हिसाब से करेंगे, ना तो उस पर कोई रोक टोक लगा सकता है और ना ही कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पे रोक टोक लगा सकते हैं। यही तो कंसेप्ट होता है ना सॉवरेनिटी का। सो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि हर स्टेट अपने हिसाब से रिलेशन बनाता है, अपने इंटरेस्ट हित को देख के, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी को पता है कि इस तरीके से आपका वर्ल्ड वॉर हुआ था। देखो वर्ल्ड में कितना विभाजन हो रखा है एलाइड फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में, एंड जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही ज्यादा आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। अब ये इवेंट्स मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, ये इवेंट्स इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि ये जितने भी रिलेशन हो रहे हैं, ये जो चेंज हो रहे हैं, वो चेंज किस तरफ हमें लेके जा रहा है। ठीक है ना, सो देखिए यहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन है, जान का, माल का, एंड सारा आपका ट्रेड का, एंड इसके परिणाम स्वरूप हम सोचते हैं यार डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो गया, तो इसको सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, उस पीस कॉन्फ्रेंस के में ये होता है जैसे पीस कॉन्फ्रेंस यानी कि शांति सम्मेलन। अब शांति बनाए रखने के लिए सब सोचते हैं कि यार कुछ ऐसे नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स अपनाए जिसमें एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे परपेचुअल पीस, जो बोलते हैं ना कांट, कि भाई एक ऐसी शांति जो हमेशा चले, तो ऐसा कुछ सेटअप हो जाए। बट टेक्निकली ऐसा कुछ सेटअप नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप नहीं हो पाता। ट्रीटी साइन तो हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विक्टर्स पीस था, यानी कि जो पार्टी जीती थी
उसका मतलब उसके हिसाब से शांति, उसके हिसाब से समझौता। एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। एंड आपको पता है कि वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स जो देते हैं उसमें जिक्र किया जाता है एक लीग ऑफ नेशन का, कि यार डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से वॉर हुआ, लोगों के आपस में इंटरडिपेंडेंस नहीं है, जो कि लिबरलिज्म बोलता है ना, मैंने पढ़ाया था आपके कि आपस में कॉपरेशन, सहयोग होगा, आपस में होगा तो क्या होगा, आपका साथ में आप चलोगे। फ्रीडम ऑफ द सी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ना एक तरीके से म्यूचुअल सस्पिशन है, सीक्रेट ट्रीटीज है, ये सारी चीजें हैं। सो कहीं ना कहीं जो और कंट्रीज है, कंट्रीज की कॉलोनीज वगैरह ये सब बना रखी है, अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला पीस चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली आप वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वॉर को रोकने के लिए ये ट्रीटी बनी थी। हालांकि ये जो जितना भी एसोसिएशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये मतलब इस पे इतना जोर नहीं दिया जाता। एंड कहीं ना कहीं एक पीरियड आ जाता है, वो पीरियड कौन सा होता है आपका, मतलब ग्रेट डिप्रेशन का। अब ग्रेट डिप्रेशन में अब इस ट्रीटी के बाद ये सोचा गया था कि यार जर्मनी को मतलब हम पनिश करें, ठीक है, इस तरीके का पीस था ये, एकदम सबकी तरफ से एक न्यूट्रल पीस, और ये जस्टिस वाला अगर मैं बोलूँ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से वो नहीं था। तो जिसके परिणाम स्वरूप आप सबको सोचते थे ना कि डेमोक्रेसी आएगी, इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, तो एकदम उल्टा हुआ। सबसे पहले तो ट्रेड क्या हुआ, आपका प्रोटेक्शनिज्म आया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरे वर्ल्ड में अगर डिस्ट्रक्शन हो रखा है तो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये चीज आप महसूस भी कर सकते हो, इससे पहले हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। कोविड-19 के समय आप सभी को पता है, क्योंकि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है बहुत ज्यादा, एक कोविड आपका एक जगह है वो पूरे दुनिया में फैल गया। अब उस दुनिया में आने के बाद क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे, हर एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ा। तो सारा कुछ आपको पता है ना कि किस तरीके से आपका सब कुछ नीचे आ गया था, सारा मेजर्स वगैरह। सो दैट इज वाई आपका ग्रेट डिप्रेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सब लोग अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करते बल्कि क्लोज कर लेते हैं। अब इकोनॉमी क्लोज है, सब पे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा जा रहा है, तो डेमोक्रेसी नहीं आती बल्कि आपकी डिक्टेटरशिप आ जाती है, नाजिज्म की फॉर्म में, फासिज्म की फॉर्म में। और ये एक तरीके से होता है कि हम अपना प्राइड वापस लेके आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हो जाता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये 20 ईयर क्राइसिस में ये चीज फाइनलाइज हुई कि जो हम सोच रहे थे ना कि आपस में शांति होगी, ये सब होगा, ये एक तरीके से आदर्शवाद था, आइडियलिज्म था, रियलिज्म नहीं था। तो रियलिज्म क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था पुरानी क्लास में, 2 क्लास के बाद पहले आपसे देखना कि भाई आपस में स्टेट अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करते हैं, और इसलिए उनमें क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर और बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट ये सब क्यों होता है, क्योंकि देखो लोग, जनता वॉर नहीं चाहती। बेसिकली जो चलाते हैं ना सियासी लोग या फिर पॉलिटिक्स, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो स्टेट के पास पड़े हुए हैं, जो स्टेट का काम कर रहे हैं, स्टेट में है, वो क्या है, वो लोग हैं, वो ह्यूमन है, और ह्यूमन नेचर ही कहीं ना कहीं क्या है, आपका सेल्फिश है, ठीक है। सो ह्यूमन नेचर है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने नेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से जो डिसीजन ले रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर भी इम्पैक्ट करेगा कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से चीजों को डील करना है। कभी कभार अगर लीडरशिप अलग होती है तो सेम सिचुएशन में आपका समझौता भी हो जाता है, एंड अगर लीडरशिप बेकार हो तो सेम सिचुएशन में आपका वॉर भी हो जाएगा। तो दोनों ही आपका क्या है, सियासी क्या बोलते हैं, निर्णय पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड, कहीं ना कहीं इस तरीके से डिवाइड हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही डेवास्टेटिंग होता है, मैंने बताया था। एंड डेवास्टेटिंग इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज किए जाते हैं, डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा भयंकर होता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि जो हम सोच रहे थे अभी तक वो चीज एग्जैक्टली नहीं थी, ना डेमोक्रेसी आई और ना ही हमारा ट्रेड आपस में खुला, और ना ही लीग ऑफ नेशन जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम किया। तो इसके बाद क्या हो जाता है, लीग ऑफ आपका यूनाइटेड नेशंस आता है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बिकॉज समझ में आ जाता है एक काफी नहीं है, अलग अलग मुद्दों के लिए, इकोनॉमी को देखने के लिए ब्रिटेन वुड्स अलग से आएगा, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। उस वर्ल्ड बैंक में भी आपको पता है 5 उसके और ग्रुप्स है, मतलब 5 उसके ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे बड़े हैं, एकदम से नहीं बड़े। एंड यूनाइटेड नेशन हो गया, उसके बाद फूड सिक्योरिटी के अलग है, WHO अलग है, WTO अलग है, मतलब धीरे धीरे करके नए नए ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इसका मतलब क्या है, नए नए एक्टर्स आते हैं। अगर नए एक्टर्स आएंगे तो जो पहले का हम रियलिज्म देख रहे थे कि स्टेट आपस में कर रही है, तो स्टेट की इंपॉर्टेंस भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। अब वो कैसे होगी वो मैं बताती हूँ। उसके साथ साथ जो दूसरी कमी थी कि डेमोक्रेसी, तो ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ कि अब डीकॉलोनाइजेशन होगा।
अब डीकॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ कि सारी आपकी कॉलोनीज फ्री हुई। अब वो जो फ्री कॉलोनीज है उन्होंने अपने हिसाब से चीजें करी, उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, अपने हिसाब से इकोनॉमी ओपन करी, एक मार्केट एक तरीके से खुली। एंड लेकिन ये तो सब चीज मैं आपको पॉजिटिव बता रही हूँ, बट एक नेगेटिव चीज भी हुई। दैट इज आपका क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि ये सिचुएशन अभी खत्म हो गई, इसके बाद आ गया कोल्ड वॉर, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पूरा दुनिया दो गुटों में डिवाइड हो गई, एक्सेप्ट दिस वाइट पार्ट जो आप देख रहे हो मैप में, क्योंकि ये वाइट पार्ट वाले वो कंट्रीज थी जो अभी अभी इनको आज़ादी मिली थी कॉलोनियल रूल से। तो उन्होंने कहा था अब हम दोबारा अपने डिसीजन अपने नेशन का हम किसी और के हाथ में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वो अगर दोबारा अगर ऐसा होगा तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम परमानेंटली किसी एक ब्लॉक की साइड नहीं है, हम केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे और हम अब किसी की नहीं सुनने वाले कि आप हमें बोलो कि एक गुट है इकट्ठे लड़ाई कर रहा है या फिर मिलिट्री ब्लॉक ज्वाइन करना, कह रहे हम ये नहीं करेंगे। तो इस तरीके की कुछ दुनिया आती है। अब जब इस तरीके की कुछ दुनिया आती है ना, तो थ्योरिस्ट ने एनालाइज करना शुरू किया कि यार ये पुराना वाला सिस्टम नहीं है, और पुराना वाला सिस्टम नहीं है तो पुराना वाला रियलिज्म भी नहीं है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस उठने लग गए कि यार हमारा 1950s के अराउंड आप सभी को पता है कि एक रेवोल्यूशन आता है। वो रेवोल्यूशन क्या है? बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। अब इस व्यवहारवाद ने क्या बोला? इस व्यवहारवाद ने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी हम वैल्यूज वगैरह ये सब बात करते हैं, बट इसको हमें साइंस बनाना चाहिए, वैल्यू फ्री साइंस। एक मिनट, ठीक है। वैल्यू फ्री साइंस बेसिकली हमने बोला कि ये होना ही चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जब मैं साइंस की बात कर रही हूँ तो कुछ मुझे ऐसी चीजें चाहिए जिससे लोग क्या समझ सके कि सिस्टम फॉलो। डेविड एस्टन की सिस्टम अप्रोच आई। सिस्टम में क्या बोला गया कि भाई एक पूरा एक सिस्टम फॉलो होता है हमेशा। पब्लिक से डिमांड आती है, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स आपके लेजिस्लेचर है वो क्या देखता है कि कौन सी डिमांड सही है, कौन सी डिमांड गलत है, और अगर सही भी है तो क्या हम उस डिमांड को पूरी करने की कैपेसिटी रखते हैं, सक्षम है क्या हम उसे पूरा करने के लिए, क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन या रिसोर्सेज हैं, या फिर इतनी हमारे पास अथॉरिटी है, या फिर हम इतना हमारे पास स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, और कितनों को वो बेनिफिट कर रही है। तो उस हिसाब से लॉस बनते हैं, एंड फिर वो लॉस आउटपुट की तरह आते हैं, ठीक है। आउटपुट की तरह कैसे आते हैं कि भाई गवर्नमेंट कोई भी कानून बन गया, कानून लागू हो गया, या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई, इस तरीके से ये पूरा सिस्टम फॉलो होता है। तो अगर ये सिस्टम हर लेवल पे, नेशनल लेवल पे होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा, और इंटरनेशनल लेवल पे नए एक्टर्स भी आ रहे थे, ठीक है, इंडिविजुअल्स, मूवमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आपको नए नए ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे थे। एक शिफ्ट हो रहा था किसकी तरफ? स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। संरचना मतलब क्या हो जाता है भाई कि कुछ एक पर्टिकुलर चीजें एक ही तरीके से हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोल्ड वॉर में भी तो एक स्ट्रक्चर ही बन रहा है ना, कि भाई एकदम वेस्ट बन गया और एक ईस्ट, ये दुनिया डिवाइड हो रही है, ये स्ट्रक्चर ही है ना अपने हिसाब से। तो आपके थ्योरिस्ट ने ये आर्ग्यू करना शुरू किया कि जो हम रियलिज्म या लिबरलिज्म में पहले बोल रहे थे ना कि स्टेट इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करती है, स्टेट ये करती है, वो करती है, कह रहे अब स्टेट के अलावा अब स्टेट के बिहेवियर से ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? अनार्किकल, अनार्की है, ठीक है, अराजकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो इस अराजकता के चलते आपका अब जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होगी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, वो स्टेट के बेसिस पे नहीं होंगे, वो राज्यों के बेसिस पे नहीं होंगे, तो किसके बेसिस पे होंगे? इन्होंने बोला कि अब वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे होंगे, कि संरचना कैसी है, सिस्टम कैसा है, इसके बेसिस पे होंगे, क्योंकि अब आ रहा है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। अब न्यूरलिस्ट ने क्या करा कि यूज किया इस सिस्टम थ्योरी को स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन करने के लिए कि इनके आपस में रिलेशन क्या है, और इसलिए इसका नाम पड़ा स्ट्रक्चरल रियलिज्म, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। इन्होंने बोला कि अब ह्यूमन नेचर की ऑब्वियसली स्टेट क्राफ्ट में, एथिक्स में वैल्यू है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी सिस्टम की है, जितनी संरचना की है, यानी कि कहीं ना कहीं अब इनकी इंपॉर्टेंस जरूर ज्यादा हो जाती है, स्पेशली अंतरराष्ट्रीय अनार्की में, ठीक है ना, क्योंकि अनार्की क्या करती है? डिटरमाइन करती है कि स्टेट का एक्शंस कैसा होगा, ठीक है, और स्टेट का सिस्टम कैसे चेंज होगा, और इस हिसाब से क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपेसिटीज का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरीके से क्या कैपेसिटीज डिवाइड हो रही है। वॉल्स बेसिकली एनालाइज करते हैं। वॉल्स की जो एनालिसिस है वो किससे क्लोजली एसोसिएटेड होती है? कोल्ड वॉर से।
एंड बिलीव, और ये बोलते हैं कि ये ना बेसिकली वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसको एनालाइज करते हैं। ये बोलते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हमने क्या देखा था कि मल्टीपल पोल्स थे, ठीक है, मल्टीपल पोल्स यानी कि बहुत आपके बहुध्रुवीय एक तरीके से प्रणाली थी, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी, अस्थिरता ज्यादा थी। लेकिन कोल्ड वॉर देख लो, अभी जो कोल्ड वॉर है, वर्ल्ड आपका दो गुटों में डिवाइड हो रखा है, बायपोलैरिटी है, द्विध्रुवीय सिस्टम प्रणाली है, इस वजह से ये क्या है, मोर स्टेबल है, इस वजह से ज्यादा स्थिरता है, बेटर गारंटी है आपका किसकी, पीस की और सिक्योरिटी की, ठीक है, आपकी शांति की और आपकी सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, सुरक्षा की। दैट इज वाई क्या है, ये ज्यादा आपका स्टेबल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि न्यूरलिज्म क्या है, न्यूरलिज्म बेसिकली एक्सोजीनियस या फिर आउटसाइड इन थ्योरी है। आउटसाइड इन का मतलब क्या है कि आपके जो और एक्टर्स हैं वो किस तरीके से आपका रिलेशन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आईएमएफ ने हमको बोला कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आपकी सिचुएशन सही होगी, तो उसके जो वो और एक्टर है, आईएमएफ भी क्या एक एक्टर है, उसके बिहेवियर का इम्पैक्ट हम पे पढ़ रहा है और हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि आउटसाइड इन थ्योरी है बेसिकली ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये नया चेंज आया, पहले तो क्या होता था, स्टेट जो बोलती थी वो बाहर वाले बोल करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और सबसे ज्यादा क्यों बढ़ने लगा, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आपका वैश्वीकरण। अब इसमें बोला कि न्यू रियलिज्म वालों ने तीन मुख्य चीजों पे फोकस किया। एक तो था उनका कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प, कि यार हमें अपनी हेल्प खुद करनी होगी, दूसरा था सिक्योरिटी डिलेमा, और तीसरा था रिलेटिव गेन्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प का मतलब होता है कि भाई देखो, अगर आपको पता है अराजकता है, अराजकता में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एंड्रयू हेवुड की बुक में एग्जैक्टली यहाँ पे लिख रखा है कि देखो हर किसी के इंटरेस्ट जो हैं वो ऐसे जा रहे हैं कि अगर आप ईस्ट जाओगे तो मैं वेस्ट जाऊंगी, इस तरीके के स्टेट के इंटरेस्ट होता है, स्पेशली जब रिसोर्सेज संसाधन लिमिटेड हो, या फिर अगर आपकी जियो पॉलिटिकल या फिर जियो स्ट्रैटेजिक कुछ चीजें हो, या फिर आप रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो उसमें, ठीक है। तो इस बेसिकली दूसरा क्या है, इन्होंने बोला कि जो रिलेशनशिप है ना, बेसिकली इस वजह से अगर इंटरेस्ट अलग होते हैं तो आपका क्या होता है, म्यूचुअली अनसर्टेनिटी, अस्थिरता और सस्पिशन, ठीक है। और इस वजह से आप क्या करते हो, दोनों जो पार्टीज होती है वो फोर्स करती है एक दूसरे को, जैसे कि अभी कोल्ड वॉर में था कि वॉर हुआ नहीं, लेकिन सबको ये था कि कभी हो जाए तो तैयार रहना चाहिए, एक आर्म्स रेस वाले सिचुएशन में चले गए, डेटरेंस वाले सिचुएशन में चले गए कि तुम वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो तो हम भी बनाएंगे कि कभी हम डिफेंड कर पाए, ठीक है। सिक्योरिटी डिलेमा हो जाता है कि दुविधा हो जाती है सुरक्षा को लेके, हमेशा हम ये सोचते हैं कि दूसरा वाला तो हमारे खिलाफ वॉर ही करेगा या हमारे खिलाफ गंदा ही सोचेगा, इस तरीके से। एंड तीसरा में क्या है, रिलेटिव गेन, हम किस पे फोकस करते हैं, रिलेटिव गेन पे। रिलेटिव गेन का मतलब क्या है कि सापेक्ष प्रॉफिट, ठीक है। अब सापेक्ष का इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि भाई देखते तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं बोलूं कि यार हम लोग अलग अलग पढ़ रहे हैं और मेरे 10 में से 4 आए, तुम्हारे 10 में से 5 आए, तो तुम्हें रिलेटिव गेन हुआ 1 नंबर का, कि ठीक है तुमने मुझे कुछ एक आंसर नहीं बताया, मैंने भी तुम्हें एक आंसर नहीं बताया, तो तुम्हें बस मुझसे 1 ही नंबर ज्यादा ला पाए, बट इतना ज्यादा थोड़ा ना तुमने कुछ उखाड़ लिया, ठीक है। तो अब आपका क्या है, अगर हमने एक दूसरे की हेल्प की होती तो सपोज तुम्हारे 9 आ जाते, मेरे 8 आ जाते, तो एग्जैक्टली हमारा क्या था, एब्सोल्यूट गेन हुआ होता, ठीक है। मेरा भी फायदा हो रहा है तो तुम्हारा भी फायदा हुआ होता, लेकिन हमने क्या सोचा कि तुम्हारे नंबर ना ज्यादा आ जाए, तुमने सोचा मेरे नहीं ज्यादा आ जाए, तो इस वजह से हम दोनों ही कहीं ना कहीं रिलेटिव गेन वाली सिचुएशन में रहे, हमेशा वॉर वाली टाइप की सिचुएशन में रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको आगे बोलूं, ये हो गया आपका न्यू रियलिज्म। अब न्यू रियलिज्म भी आपका 2 तरीके का होता है, एक जो ये बोलता है कि स्टेट हमेशा कैसे काम करती है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। दैट इज आपका ऑफेंसिव रियलिज्म, कि आपका ऑफेंसिव रियलिज्म कौन से करते हैं, जो रिविजनिस्ट पावर होती हैं, वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि यार ये जो वर्ल्ड सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं बायस्ड है, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पावर मैक्सिमाइज करनी है, ये अनार्की है, बायस्ड है, कभी भी खतरा हो सकता है, तो ऑफेंड करना है, ठीक है। बेसिकली अकारात्मक यथार्थवाद कि मैक्सिमाइज करनी है मुझे अपनी पावर, ताकि मेरे को पीस मिल सके, ठीक है। देन ऑफेंसिव रियलिज्म इस अजम्पशन पे रेस्ट होता है कि आपका ग्रेट पावर्स हमेशा ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि एक दूसरे को ओवरराइड करे, कि हेजेमनी हो, ठीक है। और उनकी बुक थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 की, ठीक है ना।
नेक्स्ट केनेथ वॉल्स ने क्या बोला था, डिफेंसिव रियलिज्म की बात की थी। डिफेंसिव मतलब क्या है, इन्होंने बोला था कि भाई हर एक स्टेट अपना सुरक्षा क्यों बढ़ाने की कोशिश करती है, बिकॉज उसको खतरा होता है कि कभी वो दूसरे उस पर खतरा ना कर दे, तो इसमें खुद जाके आक्रमण नहीं करना बट रक्षा करनी है। तो इसलिए क्या है, डेटरेंस वाली थ्योरी, जो आर्म्स रेस, न्यूक्लियर वेपन बनाना, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। इनकी बुक क्या है, केनेथ वॉल की मैन, स्टेट एंड वॉर, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रियलिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, दैट इज रियलिज्म। अब अगर मैं न्यो रियलिज्म, लिबरलिज्म की बात करूं, नव उदारवाद की बात करूं, तो ये भी सेम सिचुएशन है जो अभी मैंने आपको बताई थी, लेकिन हाँ, जैसे आपका लिबरलिज्म और रियलिज्म एक दूसरे के अपोजिशन करते हुए आए, लेकिन इसमें न्यो रियलिज्म और न्यो लिबरलिज्म एक दूसरे को अपोज करते हुए नहीं आए, बल्कि इन दोनों ने ही एक चीज को माना है, और वो चीज ये है कि हाँ, अब जो सारा सिस्टम है वो किसके हिसाब से चलता है, वो सिस्टम और स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। इन्होंने मार्जिनलाइज किया कि भाई देखो, पोस्ट 1945 आपका जो लिबरल इंस्पायर्ड वर्सेल सेटलमेंट है ना, वो तो फेल हुई है। क्यों फेल हुई है, क्योंकि वो आपका आदर्शवाद था, और इन्होंने माना कि वो आदर्शवाद था, और इन्होंने बोला कि ठीक है, लिबरलिज्म का बात है कि स्टेट आपस में कोऑपरेट करेंगे, बट हमको ऐसा आइडियलिज्म नहीं चाहिए, आदर्शवाद नहीं चाहिए, उसको हटाओ। इन्होंने ये भी बोला कि कैसे अब फिर उदारवाद होगा, इन्होंने बोला सिस्टम और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्लाइमेट से लेकर अगर ट्रीटी है तो सब लोग कोऑपरेट करके बात करते हैं ना, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज हैं कुछ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। ये मैंने आपको सारा बताया था, रिपब्लिक आपका बताया था, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है, ये सारा रिपब्लिकनिज्म, ये सब मैंने आपको बताया था, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सब मैंने आपको बताया था। एंड इन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की थी मैंने, इन्होंने बोला था यार वो जो चीजें थी ना उनको हटाना है, कि जैसे जो आइडियलिज्म वाली बात थी उनको हटा के हमें आपस में कोऑपरेट करना है। एंड ऑफ कोल्ड वॉर हमेशा हमको लग रहा है कि एक ना लिबरल मूवमेंट आई थी वर्ल्ड में, ऑब्वियसली आपका एंड ऑफ हिस्ट्री की बात होती है, एंड ठीक है, तो इसमें बात होता है कि जो सेंट्रल थीम क्या है आपके लिबरलिज्म में, कि आपका जैसे आपका कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होते ही क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की जीत। अब जब कैपिटलिज्म की जीत होती है तो उससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सब वर्ल्ड क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ग्लोबल आपकी क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो कि जोसेफ नए बोलते हैं, क्योहाने ने एंड जोसेफ नए ने क्या बोला था कि अगर वर्ल्ड आपके इस कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है तो वो 2 बार सोचेंगे आपस में लड़ने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं होता है। फिर आपका क्या हो जाता है, कैपिटलिज्म का विस्तार होता है, फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और सिस्टम का एक्सपेंशन होता है। तो इन्होंने बोला था अब हमें क्या करना है, हार्मनी में रहना है, बैलेंस बनाए रखना है। अगर बैलेंस ऑफ पावर होगा तो कहीं ना कहीं कंपीटिंग इंटरेस्ट के साथ होते हुए भी लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे कोई ग्लोबल इशू पे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये ग्लोबल इश्यूज है। ये बोलते हैं कि स्टेट बेसिकली किस पे फोकस करे, एब्सोल्यूट गेन पे फोकस करे, कि मुझे तुम्हारे कंपैरिजन पे फायदा नहीं चाहिए, मुझे अपना फायदा चाहिए, तो हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। और इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन के चलते इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कितनी बढ़ गई है आपको पता है, सिस्टम कितना बढ़ गया है आपका, क्या बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन के बाद आपकी दुनिया कितनी क्लोज आ गई है। तो अब कि कहीं पे भी एक जगह में भी कुछ होता है ना, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि लिबरलिज्म है, कॉपरेशन की वजह से ही ये इतना इम्पैक्ट साथ में आई है ये पास में, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म हमने हल्का सा पढ़ना है, इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है इसका फेमिनिज्म का, क्योंकि फेमिनिस्ट नारीवाद मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाया है, वेव्स वगैरह सब कुछ पढ़ाई है, थिंकर्स पढ़ाए हैं, बट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है इंटरनेशनल एस्पेक्ट में क्या है। सो 2 तरीके के फेमिनिज्म की मैं बात आपको करूंगी, दैट इज आपका इंपीरिकल फेमिनिस्ट और एनालिटिकल फेमिनिस्ट। इंपीरिकल क्या होता है, इंपीरिसिज्म मतलब क्या होता है, अनुभवजन्य, यानी कि जो चीज मैं प्रूव कर पा रही हूँ, जिसका मेरे पास प्रूफ है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इंपीरिकल फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जो वुमेन और वुमेन के जो इश्यूज है ना, वो सारे कन्वेंशनल एनालिसिस से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो कन्वेंशनल अप्रोच है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि भाई मेल डोमिनेटेड है कहीं ना कहीं, चाहे आप एनजीओ ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट ले लो, चाहे स्टेट ले लो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, कहीं ना कहीं हर जगह मेल डोमिनेशन है। और फेमिनिज्म क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म सेक्स के बेसिस पर डिफरेंशिएशन को अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि दैट इज बायोलॉजिकल, वो मेडिकल है, बायोलॉजिकल है, लेकिन ये बोलते हैं कि जेंडर के अगेंस्ट है हम,
जेंडर लैंगिक असमानता के अगेंस्ट है, बिकॉज जेंडर क्या होता है कि सेक्स के बेसिस पे आपका सोसाइटी, समाज और कल्चरल संस्कृति में क्या रोल होगा वो डिफाइन करना। तो अब एनालिटिकल फेमिनिस्ट की बात बताऊं, एनालिटिकल फेमिनिस्ट क्या करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि इतने टाइम तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके बेसिस पे आपका जो वर्ल्ड सिस्टम या फिर कोई भी अगर फेमिन जो थ्योरीज है, कोई भी पॉलिटिकल थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं एंड कैसे ये बायस्ड है। जे एन टिकनर की ये बात करती हैं, ठीक है ना, वो एनालिटिकल फेमिनिस्ट है, याद रखना। सो जे एन टिकनर बेसिकली क्या बोलती है, ये बोलती है जो कन्वेंशनल आपकी जो स्टडी है ना, कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस को, हमेशा आप देखोगे मार्जिनलाइज करते हैं जेंडर को, ठीक है, जेंडर्ड है। जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन की बुक भी थी, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया था कि बायस ये क्यों है, ये फर्क क्यों है, ठीक है, और ये क्यों जियो पॉलिटिकल में, नेशनल सिक्योरिटी में क्यों है। ये बोलते हैं ये ना इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरीके से चलते हैं कि जो गैप है इसको बड़ा करते हैं, ना कि कम करा जाता है। इन्होंने बोला कि जैसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है पीस से, शांति से, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक आपके न्याय से, और कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, आपका जो पर्यावरण, जो इकोलॉजिकल सिस्टम की जो सस्टेनेबिलिटी, सततता है ना, वो इस पे निर्भर है। जेंडर रिलेशन ही नॉलेज को शेप करते हैं, और नॉलेज से ही कॉन्सेप्ट और थ्योरी इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड बनती है कि कहीं ना कहीं वुमेन की पोजीशन को इंफीरियर ही समझा जाता है। इनका काम क्या है, हेंस मॉर्गेनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, अ फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन। बेसिकली हेंस मॉर्गेनथाउ के जो 6 वो थे प्रिंसिपल, उनको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने दिया था 1988 में, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन 9/11 इन्होंने दिया था 2002 में। तो बेसिकली आपको यही पढ़ना है। इसके अलावा ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में जो भी है वो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में करा रखा है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो थ्योरी है उसका जो भी चीज है वो हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कर रखा है, ठीक है ना। तो ये आपकी आज थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं, एंड थ्योरीज कंप्लीट होने के साथ साथ अब हम कल क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम यूनाइटेड नेशन सबसे पहले लेने वाले हैं, और अगर टाइम बचा तो ईयू भी कर देंगे, ठीक है। और ऐप जरूर डाउनलोड करना, टेस्ट सीरीज और अपना जो नोट्स है वो जरूर ले लो, और अक्टूबर एंड तक जिसने भी नोट्स खरीद रखे हैं पढ़ जरूर लो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट में जो भी डाउट होगे पूछना। एंड मैं यहाँ पे अभी नहीं रहूंगी आज, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो उसको शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।